आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्री उर्मिलेश बाबू, प्रोफेसर रतनलाल जी, एक्स मिनिस्टर महेंद्र बाबू, मैडम इशरत परवीन, वीपी रामा राव जी, ऑनरेबल शंभू जी, एडिटर नेशनल दस्तक, मिनिस्टर साहब जो चले गए, आदरणीय ललित यादव जी, नीरज जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और इनके अलावा हमारे मंच पर उपस्थित तमाम लीडर जो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं। अभी हम यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स देख रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले वीपी मंडल जी के प्रति एक 4 लाइन बोल करके अपनी बात शुरू करते हैं। जय हो जग में चले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। उन वीर में एक श्री यहाँ पर जो उपस्थित थे पिछली सभा में, मैं यहाँ दूसरी बार उपस्थित हो रहा हूँ, नवनीत बाबू ने पहली बार मुझे आमंत्रित किया था, तब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया LIC OBC एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन हुआ करता था। अभी आपके आशीर्वाद से, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वीपी मंडल जयंती में शामिल हुआ, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया LIC OBC एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि मैं सर्विस सेक्टर से आया हूँ, सर्विस सेक्टर्स में अभी भारतीय जीवन बीमा निगम में टोटल कर्मचारियों की संख्या राइट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 4, जिसमें चपरासी से लेकर चेयरमैन तक आते हैं और सभी वो हमारे सदस्य हैं। उसमें उस 1,12,000 में 56,000 सदस्य हमारे हैं, OBC के हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उस 56,000 का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। तो मैं उन 56,000 सभी व्यक्तियों का राइट फ्रॉम सब स्टाफ टू चेयरमैन ऑफ LIC इंडिया, मैं इस धरती को, कटिहार की धरती को, वीपी मंडल जी को और सभी आप लोगों को सादर नमन करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया है बोलने का। ये श्री कृष्ण आस्था मंच और NF रेलवे के लोग जो बार बार इस तरह की चीज चलाते आए हैं, और इन्होंने टॉपिक कितना अच्छा दिया है। ये टॉपिक जो हम लोगों के सामने रखा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मंडल कमीशन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा एवं भविष्य में कार्यक्रम की चर्चा। मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ। सबसे पहले सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा। ये जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट है, इसके बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि कितनी अनुशंसाएं थी और कितनी अनुशंसाएं लागू हुई। ये हमेशा पिछड़े वर्गों की कोई भी बात होती है तो किसी दूसरे के गले नहीं उतरती है। कोई चीज़ यूं ही अगर पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो उसमें से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो ये कंसेप्ट आया है, जिसमें हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग ये कहते हैं कि 2 चीज़ों में आया, उन 2 चीज़ों में भी नहीं आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंडल कमीशन की कोई भी सिफारिश 1% पूरी तरह से पूरी भारतीय जन सीमा रेखा में किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में नहीं लागू हुआ। ये सच्चाई है। आप एडमिशन में देखिए, नौकरी में देखिए, डिफेंस सेक्टर में आइए, जुडिशरी में आइए, HFL में आइए, कहीं भी नहीं। अब ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में क्यों नहीं आया? चूँकि ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमको ये सौभाग्य प्राप्त है कि राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और राइट ऑफ कच्छ टू गुवाहाटी जाने का मौका मिलता है, और यहाँ जुडिशरी से संबंधित लोग होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई चीज़ आता है तो वो जुडिशरी के चक्कर में जा करके पड़ जाता है। हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि जब मंडल कमीशन आया तो उस समय उसके विरोध में 33 लोग सपोर्ट में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए खड़े थे, लेकिन इसको बचाने के लिए पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ एक आदमी आया, और वो श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। वो दुगना रकम देने के लिए तैयार थे। वो वकील खोज रहे थे
कि हमारे इस मंडल कमीशन की रक्षा करो, तुम्हारा जो फीस है उसका दुगना फीस मैं दूंगा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुए। और जब वो आया भी तो विद कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर आया। ये क्रीमी लेयर जो चीज़ है ये हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल के रूप में है, क्योंकि ये इतना हम लोगों को डिस्टर्ब करता है कि जैसा कि हमारे आयोजक ने कहा कि ये कंसेप्ट क्या है। आप ये जानते होंगे यहाँ सर्विस सेक्टर के अगर लोग हैं तो एक हर एक साल उसका प्रोविजन है, एवरी 3 ईयर्स आपको इनकम का कंसिडरेशन करना है। जब ये आया 8/9/1993 को, पहले जुडिशरी के चपेट में गया, 7 अगस्त 1990 को आया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 8/9/1993 से। और जब 8/9/1993 को आया भी तो उसमें कौन सा कंसेप्ट आ गया? क्रीमी लेयर। वो 1 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख और आज के डेट में 8 लाख है। 8 लाख की सीमा भी जो है ये जब हम लोग जानते हैं, या हमारे बीच बहुत पढ़े लिखे संपन्न लोग हैं जो ऊंची ऊंची नौकरियां करते हैं, उनके बीच ये दिया जाता है कंसेप्ट, ये यार तुम्हारे तो रिक्रूटमेंट क्लास 1 में हुआ है, तुम तो एक अच्छी नौकरी करते हो, तुम्हारी तो आमदनी 8 लाख से ज़्यादा। और ये जो प्रेस मीडिया है उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी समाचार को इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि जो सच्ची बात है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। पढ़े लिखे विद्वान लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की बात नहीं करता हूँ जो खेत में हल चलाते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो महीने में 2.5 लाख रुपया वेतन लेते हैं। उनको नहीं पता ये कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या है। अगर आप 8 लाख समझते हैं तो 8 लाख मान करके अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे सकते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अगर आप काम करते हैं तो 8/9/1993 का सर्कुलर वो फाइनल है, और आज भी फाइनल है 8/9/1993 को। उस सर्कुलर का किसी ने चैलेंज नहीं किया। बाद में कुछ जो रिकमेंडेशन आए वो भी उसी को रिकमेंड करते हैं, और वो क्या कहता है कि सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टू बी क्लब फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रीमी लेयर। इसका मतलब आपका वेतन चाहे जो भी हो, वेतन से अगर आप 8 लाख नहीं 80 लाख रुपया भी पर मंथ करते हैं तो आपके बच्चों को नन क्रीमी लेयर का फायदा मिलेगा। इसको आप नोट कर लें, ये सच्चाई है। ये नहीं है कि हमारा 8 लाख वेतन हो गया तो ये हो गया। फिर इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपका रिक्रूटमेंट किस कैडर में हुआ। हमारे बीच कुछ क्लास 1 ऑफिसर आते हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में, उसमें एकदम लिखा हुआ है 8993 पॉइंट नंबर 2 एंड अंडर सबसेक्शन 3, जब तक ग्रुप इक्विवेलेंस का डिटर्मिनेशन नहीं हुआ। ग्रुप इक्विवेलेंस क्या है? हमें मान लेते हैं क्लास 1 2 3 4 A B C D, ये जनरल एजम्पशन है। अगर कोई ग्रुप ए है तो वो क्लास 1 है, ग्रुप बी है तो क्लास 2 हुआ, ग्रुप सी है तो क्लास 3 हुआ, और ग्रुप डी है तो ये क्या हो गया? क्लास 4 हो गया। ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है लागू। जब तक ग्रुप इक्विवेलेंस का कंसेप्ट नहीं हो जाता है तब तक चाहे आपका रिक्रूटमेंट किसी भी कैटेगरी में हुआ है, आप उसके हकदार हैं और अपने बच्चे को क्रीमी लेयर का फायदा दीजिए। एक और क्लास इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रिक्रूटमेंट क्लास 3 और 4 में हुआ, लोग उस पर कहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो गया, मैं क्लास 1 में चला गया। अगर इफ यू आर रिक्रूटेड इन क्लास 3 एंड 4, आप उसको चेयरमैन बन जाइए, जोनल मैनेजर बन जाइए, ईडी बन जाइए, एमडी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, जीवन पर्यंत आपके बच्चे को नन क्रीमी लेयर का फायदा मिलता है, मिलता रहेगा। इसको नोट किया जाए, ये सच्चाई है। तो इन चीज़ों को समझना है। दूसरी बात है ग्रुप इक्विवेलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रुप इक्विवेलेंस का डिटर्मिनेशन का जो लेटेस्ट सर्कुलर है ये 6/12/2017 का, उसमें भी लड़ाई अभी चल रही है। उसमें उन्होंने कहा है कि JMJ स्केल 1 और उसके ऊपर वो ग्रुप ए में आएंगे, और क्लास 3 और 4 के जो लोग हैं वो ग्रुप सी में जाएंगे। और आपके बीच बहुत सारे लोग होंगे जो 2 में काम करते होंगे, फील्ड में काम करते होंगे, उनका डिटर्मिनेशन हुआ ही नहीं। उनका डिटर्मिनेशन नहीं हुआ तो ये हमने LIC के चीफ को लिखा, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा। फाइनेंस मिनिस्ट्री से करीब करीब 2 महीना में हर एक बार कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, मेरे डिपार्टमेंट का, मेरा पर्सनल खुद भी, चूँकि जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के नाते आई कैन डायरेक्टली राइट टू इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एनी मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं लिखता हूँ दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ यू, कि हम ये आपको बता दें कि कोई भी इन प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, नहीं दिया है। इसका मतलब दैट सर्कुलर डेटेड 6/12/2017 इज इन डायलेमा, और उसका हमको फायदा उठाना। कहने का मतलब अगर क्लास 2 है जिसमें इंसेंटिव बोनस मिलता है, एक साल में 80 लाख तक रुपये लेते हैं, उन लोगों को भी, बच्चों को नन क्रीमी लेयर का फायदा मिलेगा, ये आप उसको जानें।
तो ये आपको मैं सर्विस सेक्टर से संबंधित बात बताया। और सरकार के कार्यों की समीक्षा, उसमें किसी भी एडमिशन में अभी कल के डेट में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 50 वैकेंसी क्लास 1 का और 50 वैकेंसी क्लास 3 का निकला, लेकिन उसमें रिजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं है। तो ये क्या चीज़ है? इसीलिए मैंने कहा कि ये बीपी मंडल जी की जो जयंती है उसमें हम लोगों को प्रेरणा लेना, हम लोगों को जानना है, हम लोगों को सीखना है। जो ये बताया जाता है कि एडमिशन में कहाँ होता है, नीट में हुआ क्या? आपके बच्चे जो नीट दे रहे थे अभी 2 साल पहले आया, एडमिशन में हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये जो 2 चीज़ें आप बोल रहे हैं, वो 2 चीज़ों में भी ये कंसेप्ट डाला और अधूरा है। और बीपी मंडल जी की सच्ची जयंती यही होगी जब हम इसके लिए लड़े और पूरा का पूरा अक्षरशः सभी अनुशंसाओं को लागू कर रहे हैं, तभी हमारे लिए बीपी मंडल जयंती सार्थक होगी। अन्यथा ये चीज़ें जो है हवाई होते रहेंगी। इसलिए मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस जयंती से आप ये प्रेरणा लीजिए कि हमको क्या करना है और उनके अनुशंसाओं को कैसे ये लेना है। दूसरा इसका टॉपिक है भविष्य के कार्यक्रम पर चर्चा, कि हम भविष्य में क्या करेंगे। एक 1990 में जो विरोध हुआ वो पता है कहाँ हुआ? आप सोच लीजिए। इस समय 99 में जब रिजर्वेशन आया, वो विरोध सिर्फ उत्तर भारत में था, वो विरोध बिहार में था, वो विरोध यूपी में था, वो विरोध नई दिल्ली में था, वो विरोध साउथ इंडिया में नहीं था, वो विरोध नॉर्थ इंडिया में नहीं था, वो विरोध ईस्टर्न इंडिया में नहीं था, वो विरोध वेस्टर्न इंडिया में नहीं था। तो जब ये कहीं विरोध नहीं था तो विरोध किया किसने? ये जो कुछ सेंट्रल भारत के लोग हैं उन्होंने विरोध किया और उन्होंने तर्क दिया कि आज़ादी की लड़ाई में हम नहीं चले हैं, लेकिन रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं और उन चीज़ों को हम मानते रहे। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 1990 की बात? इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 10% रिजर्वेशन EWS के लिए आया कि नहीं आया? हमको ये रिजर्वेशन लेने में काका कालेलकर कमीशन, बीपी मंडल कमीशन, कितना संघर्ष, कितना कितना संघर्ष करना पड़ा, नहीं हुआ। लेकिन 48 घंटा के अंदर, गिनने के लिए 3 दिन, लेकिन समय क्या हो गया? 48 घंटा। मार्च 48 घंटा के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ने भी उसका दस्तखत कर दिया और 10% रिजर्वेशन आ गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपका मंडल कमीशन आया, मैं बिहार की ही बात करता हूँ, गोप ट्रांसपोर्ट की कितनी बसें जला दी गई है ना? गोप ट्रांसपोर्ट की कितनी बसें जला दी गई, कोई विरोध होता रहा। और बदले में जब सिंह सर्विसेज की एक बस को लोग दिलागढ़ में जलाया तो वो विरोध रुक गया। तो ये क्यों रुका? हम ये बताना चाहते हैं कि आपका लिया जा रहा है और आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? वो जो 10% लिया गया, उस 10% में भी हमारे लोग जाने वाले थे, लेकिन वो छीन लिया गया और पूरे भारत में कहीं भी किसी भी जगह से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। तो कैसे होगा? जब आपका हक छीना जाता है तो वो लोग लड़ने के लिए बेदम रहते हैं, और जब हमारा हक छीना जाता है तो हम ये इंतजार करते रहते हैं कि हमारे लिए कोई दूसरा लड़े और फायदा हम उठाएं। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को, अन्य पिछड़ा वर्ग को अपना जो हक है उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, भगत सिंह बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको हक मिलेगा, अन्यथा हक मिलने वाली कोई बात नहीं है। बीपी मंडल जी ने कहा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, मार्टिन लूथर किंग, जॉन एफ कैनेडी और उधर से अंबेडकर और समाजवाद का यहाँ काशीराम, ये तीनों उदाहरण है। क्या 3 उदाहरण बता रहे हो? कार्ल मार्क्स ने लिखा, उसको जमीन पर इम्प्लीमेंट किसने किया? लेनिन। वो लिखे और उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? लेनिन। मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने हमारे थिंकर थे, विकल्पों की बात, उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? जॉन एफ कैनेडी। और यहाँ अगर हमारे यहाँ अंबेडकर है तो उसको अमली जामा किसने पहुँचाया? तो काशीराम ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बीपी मंडल ने ये इतना बड़ा काम किया तो हमारे लिए ये लेनिन, कैनेडी, काशीराम कौन बनेगा? उसकी ज़रूरत है। और जब तक वो नहीं आदमी आता है तब तक आप बीपी मंडल जयंती मनाते रहिए, बीपी मंडल जयंती मनाते रहिए, बीपी मंडल जयंती मनाते रहिए, उनका इंतजार कीजिए। ये दिख